वेलकम बैक टू स्किल ब्रेन्स फ्यूचर माइंड बैच ऑफ सी प्रोग्रामिंग। हमने पिछले लेक्चर में काफी कुछ पढ़ा। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले व्हाट इज डाटा टाइप, यानी कि डाटा टाइप क्या होता है, और पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में, और पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिक ऊपर ऊपर की ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ा था, हमने वेरिएबल्स पढ़े थे। सी का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो पढ़ा था, हेडर फाइल पढ़ा था, और टोकन्स और कीवर्ड्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। पहले आते हैं डेफिनेशन पे। डाटा टाइप इज स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट वी स्टोर इन द मेमोरी। यानी कि मैं मेमोरी में वन स्टोर कर रहा हूँ तो इसका डाटा टाइप अलग होगा, ए स्टोर कर रहा हूँ तो इसका डाटा टाइप अलग होगा। ये कैरेक्टर है और ये नंबर है, और नंबर में भी ये इंटीजर है, तो इसका डाटा टाइप क्या हो जाएगा, इंट डेटा टाइप हो जाएगा, और इसका कैरेक्टर डाटा टाइप हो जाएगा। ये इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं कि प्रॉपर मेमोरी एलोकेशन हो जाए, और डिफरेंट हम डाटा को डिफरेंट करके और भी उससे मतलब और उसका स्ट्रक्चर तरीके में स्टोर कर पाए। इम्प्रूव हमारी कोडिंग होती है, इम्प्रूव एफिशिएंसी होती है प्रोग्राम की। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि कि मेरे मुझे पता है कि मैं जो डाटा स्टोर कर रहा हूँ वो किस टाइप का है, ये मैं मेमोरी को बताता हूँ। और उस मेमोरी अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग मेमोरी अलोकेट होती है। किसी के लिए 4 बाइट, किसी के लिए 8 बाइट, किसी के लिए 12 बाइट। ठीक है। सर, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप देखो कि मैं पहले होता है बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये डिराइव्ड और बेसिक डेटा टाइप, इनके ऊपर स्पेशल लेक्चर आने वाले हैं कुछ इसी सीरीज में। पर अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक डेटा टाइप। पहला डेटा टाइप इनमें बेसिक डेटा टाइप में आता है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में हम होल नंबर्स को स्टोर करते हैं, यानी कि कोई भी होल नंबर है, 1 2 3 ऐसा कोई भी, तो हम उस किस प्रकार के स्टोर करेंगे। पहले लिखेंगे इंट। इंट क्या है, कीवर्ड है। किस डेटा टाइप का, इंटीजर डेटा टाइप का एक कीवर्ड है। और कीवर्ड है जिससे हम इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, और उसमें कोई भी होल नंबर या इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर से डिनोट करेंगे, और 18 यानी कि इंटीजर हम स्टोर करेंगे। आगे वाले पॉइंट पे आते हैं फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं फ्लोट। यहाँ पे हम आपको सिंटैक्स दिखाया गया है। फ्लोट वेरिएबल का नेम मार्क्स और 80.55। फ्लोट किस लिए यूज किया जाता है, कोई भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जैसे कि 2.2, 3.14 ऐसा। ठीक है। और कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर किए जाते हैं, कोई भी सिंगल कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्या होता है, ए, बी, सी, या इक्वल टू भी एक कैरेक्टर है। अगर मैं इसको डबल कोड में कर दूं, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी कैरेक्टर अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कुछ इस प्रकार या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही करूंगा, तभी वो जो है वो कैरेक्टर माना जाएगा। ये इसका रोल आप याद रखिएगा। डबल डेटा टाइप यूज किया जाता है, और एक डेटा टाइप होता है, वो डेटा टाइप यूज किया जाता है लार्ज डेसिमल वैल्यू के लिए। अगर मेरे पास ये लार्ज डेसिमल वैल्यू है, जैसे कि पाई की वैल्यू अब तक हमने 3.14 पढ़ी थी, पर इतनी पाई की वैल्यू होती नहीं है। पाई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे थोड़ी सी बताई गई है, पर पाई की वैल्यू इससे भी बड़ी होती है। तो इस वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, और इस बड़ी जगह को अलोकेट करने के लिए हम डबल कीवर्ड का इस्तेमाल करके, इस डेटा टाइप का इस्तेमाल करके हम उसको स्टोर करते हैं। अब देखिए, हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमसे कुछ इनपुट लिया जाता है, कुछ हम हमें कुछ आउटपुट दिखाया जाता है। तो ये आउटपुट और इनपुट लेने के लिए कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि इनपुट के लिए फंक्शन हम यूज करते हैं स्कैनफ नाम का। स्कैनफ फंक्शन होता है जो stdio.h या kunio.h हेडर फाइल में आता है। हेडर फाइल क्या है, हमने इसके ऊपर बात करते रखी हुई है। आउटपुट हम दिखाते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट से, यानी कि प्रिंटफ स्टेटमेंट से हम किसी भी कंसोल टर्मिनल पे हम किसी भी स्क्रीन पे आउटपुट दिखा सकते हैं। इसको अगर डिटेल में समझा जाए तो प्रिंटफ फंक्शन हम stdio.h हेडर फाइल में हमें ये जो फंक्शन है वो मिलता है। अब ये किस लिए यूज किया जाता है, पहले तो हम जो है इसको स्क्रीन पे मुझे कुछ भी डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलो फ्यूचर माइंड्स डिस्प्ले करना है, तो मैं प्रिंट एफ इस कीवर्ड का इस्तेमाल करके ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके अंदर डबल कोट में मुझे जो प्रिंट करवाना है वो लिखूंगा। यहाँ पे इस केस में मैंने लिखा हेलो फ्यूचर माइंड्स, तो यहाँ पे आउटपुट में हेलो फ्यूचर माइंड्स आ गया। ये ये जो टेक्स्ट है वो डायरेक्टली प्रिंट करता है, पर मुझे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू
अगर मुझे कंसोल पे स्क्रीन पे प्रिंट करनी है तो उसका फॉर्मेट अलग होगा। उसके लिए मुझे इस्तेमाल करने फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, आगे आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले हम पढ़ते हैं स्कैनफ फंक्शन को। स्कैनफ फंक्शन, हम हमें अगर कोई भी डाटा या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है, इस दौरान हम यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन का। स्कैनफ फंक्शन के लिए एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर सी। अगर यहाँ से आप गौर करोगे, स्कैनफ फंक्शन का सिंटैक्स यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है। देखिए, परसेंटेज एफ ये यूज किया जाता है फ्लोट के लिए। फ्लोट के लिए ये यूज किया जाता है। अब ये फ्लोट के लिए क्यों यूज किया जाता है, इसकी जरूरत क्या पड़ी फॉर्मेट स्पेसिफायर की। देखो, हमने अलग अलग डेटा को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया, जिसको हम डेटा टाइप कहते हैं। इंटीजर को इंड में, डेसिमल को फ्लोट में, कैरेक्टर को कैचार में। इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया। पर मैं जब यूजर से इनपुट ले रहा हूँ तो मुझे कंपाइलर को, मुझे जो मशीन है उसको बताना पड़ता है कि मैं जो डाटा इनपुट ले रहा हूँ वो इस टाइप का है। तो अगर मुझे यहाँ पे इस केस में जो इंट नाम का वेरिएबल है ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाला है, तो मैं इंट वैल्यू स्टोर करने के लिए इंट परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करूंगा। और आप कहोगे ये एंड की क्या जरूरत, ये एंड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो एंड है वो रिटर्न करता है मेमोरी एड्रेस को। फॉर एग्जांपल, मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया, तो उसके लिए एक मेमोरी में एक डब्बा एलोकेट हुआ। उसको जो लोकेशन है वो 1000 थी। ऐसी कोई लोकेशन होती नहीं है, पर फॉर एग्जांपल एज्यूम कीजिए ए नाम के वेरिएबल के लिए 100,000 ये क्या है, मेमोरी लोकेशन है। और मैंने स्कैनफ फंक्शन से एंड ए लिखा, स्कैनफ फंक्शन में एंड ए लिखा, तो ये क्या करेगा, इस एंड ए का एड्रेस होगा 1000। तो जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो इस मेमोरी एड्रेस में स्टोर कर देगा, फॉर एग्जांपल 2। इस प्रकार काम चलता है। यानी कि एंड जो है वो एड्रेस ऑपरेटर है, और वो स्टोर करता है उस, अगर मैं एंड ए लिखूंगा तो ए के एड्रेस पे जाकर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जब यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, अब हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी यूज समझ लिया। अब बात करते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन के प्रोग्राम की। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है, यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल हमें इनपुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, बेसिक सा मैं ट्राई रन करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इंट एज नाम का इंटीजर का एक वेरिएबल बनाया, प्रिंटफ से एक बेसिक सा स्टेटमेंट प्रिंट किया, इंटर एज, और यहाँ पे इंटर एज स्क्रीन पे आ गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, और स्कैनएप से परसेंटेज डी से बताया कि मैं इंट टाइप का डेटा इनपुट लेना चाहता हूँ, उसका फॉर्मेट इंट है, डाटा टाइप इंट है। और एंड एज से बताया कि एज नाम के वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर करो। अगर मैं यहाँ पे 17 इनपुट देता हूँ तो इस एज नाम के वेरिएबल में जाकर ये 17 स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद प्रिंट करेगा फिर से एज को। यहाँ पे फिर से प्रिंटफ में परसेंटेज डी का यूज किया गया है, क्योंकि मुझे प्रिंट करना है एज को, और एज को प्रिंट करना है तो ये इंट टाइप का है, पर कंपाइलर को पता नहीं है कि कौन से टाइप का है, तो बताने के लिए मैं फिर से परसेंटेज डी का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब मुझे आरएचएस और एलएचएस को इक्वल दिखाना है, या मुझे आरएचएस एलएचएस की वैल्यू को आरएचएस की वैल्यू से मैच करना है या उसको इनपुट देना है। फॉर एग्जांपल, मैं ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और ए नाम की वेरिएबल को मुझे वैल्यू करनी है 16 असाइन। तो उस वैल्यू को असाइन करने के लिए उस ए नाम के डब्बे को, ए नाम के वेरिएबल को मुझे 10 वैल्यू देने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर का। सिंपल से भाषा में कहूँ तो अगर कोई भी वेरिएबल को मुझे कोई वैल्यू देनी है तो मुझे वो वैल्यू देनी पड़ेगी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए। अगले और अगला जो टाइप आता है वो आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हम यूज करते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। इनको यूज करते हैं कुछ इस प्रकार, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए इंटू बी, और इसको कहा जाता है आस्टरस। आस्टरस ऑपरेटर इसे कहा जाता है जिससे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, और ये करते हैं डिवीजन, स्लैश, स्लैश से हम डिवीजन करते हैं। आपने ये चारों पढ़े होंगे स्कूल के दिनों में, पर आपको ये कुछ नया देखने को मिले होगा, मॉडुलस। इसको मॉडुलस कहा जाता है या तो मॉडुलर ऑपरेटर कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे बेसिक सा एग्जांपल लूँ, अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 0। अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर आता है 0। पर अगर मैं
3 से 2 को डिवाइड करूँ तो आंसर आता है, रिमाइंडर आता है 1। इसका रिमाइंडर आया 0, इसका भी रिमाइंडर आया 1। बट मैं अगर ऐसा लिखूँ 3 मॉडुलो 2 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं मॉडुलो ऑपरेटर यूज करता हूँ किसी भी दो बराबर के बीच में, तो उनके डिवीजन करने के बाद जो आउटपुट यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, मॉडुलो ऑपरेटर समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। अब आती है रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि दो वेरिएबल की रिलेशन बताने के लिए, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन डिफाइन करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको कहा जाता है इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब उसमें आता है इक्वल इक्वल टू, यानी कि दोनों वेरिएबल इक्वल है क्या। ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि वो ग्रेटर देन या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। फिर लेस देन और लेस देन इक्वल टू, यानी कि लेस देन और उसके बराबर भी होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, इन दोनों में से एक। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर की बात करूंगा तो लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं तीन ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड करता है कि अगर ये कंडीशन 1 है, सी यानी कंडीशन 1 और C2 यानी कंडीशन 2, अगर कंडीशन 1 भी सही है और कंडीशन 2 भी सही है तो ये रिटर्न करेगा 1। 1 यानी ट्रू। ठीक है, 1 यानी ट्रू और 0 यानी फॉल्स, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू रिटर्न करेगा 1, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कंडीशन 1 भी ट्रू होनी चाहिए और कंडीशन 2 भी ट्रू होनी चाहिए, तब ये 1 रिटर्न करेगा। और दोनों में से एक भी फॉल्स है तो 0 रिटर्न करेगा। पर अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूं, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये रिटर्न करेगा 1, यानी कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स है उस दौरान ये 0 रिटर्न करेगा। और नॉट ऑपरेटर का काम होता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स करो और फॉल्स है तो ट्रू करो। 101 इसका फॉर्मेट कहा जाता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किए जाते हैं 1 से वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए कोई भी वेरिएबल की, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किए जाते हैं डिक्रीज वैल्यू बाय 1, यानी कि किसी भी वैल्यू को 1 से डिक्रीज करने के लिए, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। अब बात आती है इनके टाइप की। पहले आते हैं यहाँ पे इस यो जो है पोस्ट डिक्रीमेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्लस प्लस ए तो ये हो गया प्री डिक्रीमेंट और ये हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। अगर मैं माइनस माइनस ए लिखूँ, सॉरी, ये पोस्ट इंक्रीमेंट और ये प्री इंक्रीमेंट, यहाँ पे ये पोस्ट डिक्रीमेंट, यहाँ पे प्री प्री इंक्रीमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि पहले वैल्यू जो है, वो जो पहली वैल्यू है ए की, जो रासायन की वैल्यू है वही यूज की जाएगी। और कोई एक्सप्रेशन होगा उसको सॉल्व करने के लिए, उसके बाद वैल्यू अपडेट की जाएगी। पर इस केस में पहले वैल्यू अपडेट होगी और अपडेटेड वैल्यू उसको यूज करने दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही लॉजिक होगा। पहले वो जो वैल्यू है वो दी जाएगी एक्सप्रेशन को, फिर एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट की जाएगी। पर इस दौरान पहले वैल्यू डिक्रीमेंट की जाएगी और अपडेटेड वैल्यू जो है वो दी जाएगी कोई भी एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट एंड ऑपरेटर, इनको कंपाउंड असाइनमेंट भी बोलते हैं। पर शॉर्ट एंड ऑपरेटर क्या होते हैं? अगर मैं लिख रहा हूँ ए ए इक्वल टू ए प्लस यू, तो इतना बड़ा लेंदी सिंटैक्स में से अच्छा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए प्लस इक्वल टू यू। इन दोनों का मीनिंग सेम सेम, ए इक्वल टू ए माइनस 5, ए माइनस इक्वल टू 5। इसका सिंटैक्स ऐसा होगा, वेरिएबल नेम, फिर ऑपरेटर, रिलेशनल, सॉरी, अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये नीचे जो दिया गया है वो डिवीजन के लिए। ठीक है, ये डिवीजन के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशल ऑपरेटर यूज किए जा, जो आपको स्पेशल ऑपरेटर है वो बाद में पढ़ाए जाएंगे। ये जो टॉपिक है ये दोनों टॉपिक ये पॉइंटर में पढ़ाया जाएगा
और ये मेमोरी एलोकेशन का टॉपिक है, तो ये स्पेशल ऑपरेटर्स हम कुछ आने वाले लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही बने रहिएगा फ्यूचर माइंड बैच के साथ, जिससे आपकी कोडिंग की स्किल इम्प्रूव हो जाए।